हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम इस टॉपिक पर फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस की चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है, जेनेटिक्स कठिन तो बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर व्यवहारिक तौर पर देखें तो बहुत इजी है। लेकिन होता क्या है, एक मिसकंसेप्शन बन गया है, जेनेटिक्स बहुत टफ है, जेनेटिक्स बहुत टफ है। तो जल्दबाजी में पढ़ने के चक्कर पड़ेंगे तभी ये टफ लगेगा। इसीलिए हमने एक अलग टॉपिक ही सिलेक्ट किया है, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। चैप्टर अलग अलग जगह, जैसे 10th में आता है, वहाँ पर हम कहते हैं वेरिएशन एंड हेरिडिटी। इंटरमीडिएट में 12th में है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ पर अलग कभी भी इनहेरिटेंस और जेनेटिक्स को समझना है तो इसका मतलब सबसे पहले कुछ फंडामेंटल्स हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स हैं। इन टर्म्स को अगर हम जान लें तभी बात समझ पाते हैं। और एक चीज़ हम कहेंगे, इसको समझने में ना समय मिल पाए तो 10 बार में देखिए वीडियो, 2-2 मिनट देखिए, लेकिन ये भगा करके या छोड़ करके देख लेना। जब कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, अगर आपने समझ लिया फंडामेंटल से क्या है, चूँकि बार बार कुछ स्पेशल टर्म्स होते हैं वो यूज किए जाते रहते हैं। तो टर्म की जानकारी अगर आपको है, मीन्स टर्मिनोलॉजी पता है, तब आप जेनेटिक्स को, इनहेरिटेंस को आसानी से समझ सकते हैं। फिलहाल जो सिलेबस में, चाहे वो 9th-10th लेवल पर हाई स्कूल में हो या इंटरमीडिएट में हो, तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के रिगार्डिंग आपको जेनेटिक्स पढ़नी है। हाई 10th में और 12th में अगर देखें तो मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पढ़ना, और पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस जो है यही से जेनेटिक्स की शुरुआत होती है। ये अलग बात है, ये वर्ड जेनेटिक्स जब मेंडल ने एक्सपेरिमेंट किया तो नहीं आया था। जेनेटिक्स इज द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द वेरिएशंस एंड इनहेरिटेंस। एक जनरेशन से अगली जनरेशन में जो वेरिएशंस आते हैं, चेंजेज आते हैं, वो क्यों आते हैं और कैसे इनहेरिट होते हैं, इसी से रिलेटेड स्टडी करते हैं जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें हेरिडिटरी करेक्टर्स, माने वो करेक्टर्स जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं, उनको हेरिडिटरी करेक्टर्स कहते हैं। ये करेक्टर्स कौन से हैं, कैसे पहुँचते हैं, इससे रिलेटेड क्या रूल रेगुलेशन हो सकते हैं, इसकी स्टडी जेनेटिक्स में की जाती है। और ये नींव रखने वाले इसके थे मिस्टर ग्रेगर जॉन मेंडल, साइंटिस्ट थे ग्रेगर मेंडल। और इन्होंने अपना सारा एक्सपेरिमेंट गार्डन पी प्लांट पर किया था। गार्डन पी प्लांट पर कभी कभी नाम भी पूछा था, साइंटिफिक नेम क्या है इसका, जिसको पाइसम सेटाइवम भी कहते हैं। तो मेंडल ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट गार्डन पी पर किया या पाइसम सेटाइवम पर किया। क्या इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, क्या कंक्लूजन निकला, पूरे कंक्लूजन की चर्चा तो आज हम नहीं करेंगे क्योंकि हम फंडामेंटल्स की बात कर रहे हैं। लेकिन ये मानेंगे थोड़ा सा जेनेटिक्स की चर्चा करें, इसके पहले मेंडल के बारे में आपको बताना, इनकी थोड़ी सी तारीफ करना हम चाहते हैं। और वास्तव में एप्रिसिएशन अगर इसको मिला होता तो ये पता नहीं क्या करता। वास्तव में ये पी प्लांट पर इतने एक्सपेरिमेंट किया, 7 साल तक एक्सपेरिमेंट करते रहे, और ये 1856 से 1863 तक एक्सपेरिमेंट किए। और उनको जो कंक्लूजन्स मिले, यही कंक्लूजन्स आज मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। तो व्हाट आर द मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आर नथिंग बट द कंक्लूजन ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट ऑन द पी प्लांट रिगार्डिंग हेरिडिटी, रिगार्डिंग इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस से रिलेटेड मेंडल ने पी प्लांट पर जो एक्सपेरिमेंट किया, उसका जो कंक्लूजन है वही मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस कहलाता है। और यही मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको जानना है। लेकिन उसको जानने से पहले कुछ टर्म जानने जरूरी है। आपको बताएं, मेंडल बहुत पहले काम कर दिए थे। वास्तव में ये टर्म जो जेनेटिक्स है, ये विलियम वैटसन ने 1906 में, 1906 में जेनेटिक्स आई। और मेंडल ने अपना एक्सपेरिमेंट कब किया था? 1856 से 1863। साइंस जहाँ थी, उस समय के साइंटिस्ट जहाँ थे
मेंडल उससे बहुत ज़्यादा सोचते थे। और आगे चर्चा हम फिर करेंगे, लेकिन इतना बता दें, मेंडल ने जब अपना कंक्लूजन निकाला, आज की डेट में माना जाता है मेंडल ने बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बनाए। बहुत से कंक्लूजन उनके ऐसे हैं, भले ही पी प्लांट पर किए गए, बट दे आर अप्लीकेबल इन ऑन द लिविंग वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग बींग्स हैं ये सब पर अप्लीकेबल है, इसके बहुत से एप्लीकेशंस हैं। और बहुत से जो बाद में जेनेटिक्स से रिलेटेड रूल रेगुलेशन आए, उसमें कहीं ना कहीं इसको नींव माना जाता है। नींव की ईंट मेंडल ने ही रखा। लेकिन दुर्भाग्यवश मेंडल ने जब अपना एक्सपेरिमेंट किया, जो उनका कंक्लूजन निकला, वो तो बहुत प्रसन्न हुए, लेकिन ये अपने कंक्लूजन्स जब बताया लोगों के सामने, तो वहाँ पर उन दिनों एक संस्था हुआ करती थी, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। लेकिन हमें अफसोस होता है, कभी कभी गुस्सा भी लगता है, हाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी क्या इंसाफ किया मेंडल के साथ। ये अपनी बात जो कंक्लूजन्स निकाला, जा करके नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के लोगों को बताया, साइंटिस्ट को बताया। उस समय था, अगर कोई इन्वेंशन होता था, कोई कुछ करता था, तो वहाँ से पास कराना पड़ता, तब उसकी बात मानी जाती कि साइंस बन गई, इसने रूल बना दिया। लेकिन मेंडल समय के हिसाब से इतना एडवांस सोच रहा था, लोग हंसते थे, हुटिंग करते थे कि क्या इसके बारे में कोई बता रहा है। मेंडल ये बताना चाहते थे अगली जनरेशन में कौन से करेक्टर्स आएंगे, और करेक्टर्स ही नहीं, किस रेशियो में आएंगे। मैथमेटिक्स भी उसकी बताई। तो पहले तो अटपटा ये लगा, आज का विश्वास नहीं है, ये इतने दिन बाद की बात कर रहे हैं, इसलिए इनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। और दूसरे बायोलॉजी में मैथ घुसा रहे हैं, इनकी बात को माना नहीं गया। नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाने के बाद, निराश लौटने के बाद, मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट फिर करते थे पी प्लांट पर। जो कंक्लूजन मिलता था उनको फिर वही मिलता था, फिर जाते थे। लेकिन ऐसा करते करते मेंडल के जूते चप्पल की कितनी की सोल घिस गई, लेकिन मेंडल की बात को सुना नहीं गया, और अल्टीमेट कोई इनको माना नहीं। उनके मर जाने के बाद लगभग 25 साल हो गए, तब कुछ लोगों ने, कौन लोग थे उनकी चर्चा बाद में करेंगे, उन लोगों ने देखा, अलग अलग कंट्री के साइंटिस्ट ने देखा कि भाई जो ये एप्लीकेशन बार बार दे रहा, जो बात बता रहा, इसमें कितनी सत्यता है, क्या ऐसा है। तब तक साइंस कुछ आगे बढ़ भी चुकी थी। तब देखा गया, पता लगा नहीं, जो मेंडलवा इतना पहले कह रहा था उसकी बात सही थी। तो उसकी स्टडी के लिए एक अलग ब्रांच बनी, और जिसको हम जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं। जेनेटिक्स में इसी से रिलेटेड स्टडी की जाती है, किसकी, कौन से करेक्टर अगली जनरेशन में जाते हैं, क्यों जाते हैं, उसका रूल रेगुलेशन क्या है, इस पर काम होने लगा। और आज भी ये लेटेस्ट ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है जेनेटिक्स। ये आई 1906 में, 1906 में आई, ध्यान दीजिए। ये बेटसन ने जेनेटिक्स लाया, लेकर कहा जाए जेनेटिक्स वर्ड किसने दिया, तो विलियम बेटसन थे। लेकिन जेनेटिक्स की जो क्रेडिट गई, जो उसने काम किया था, सोचिए अगर उस समय इसको अप्रिशिएट किया गया होता ग्रेगर जॉन मेंडल को, क्या ब्रेन था, तो कहाँ ले जाता। जैसे आज की डेट में साइंस इतना आगे बढ़ चुकी है, आज हम 21वीं शताब्दी में हैं, तो ये कठिन नहीं लगता है कि वहाँ से आकाशवाणी हो रही है, ऐसा हो रहा है, तो कहीं साइंस से कुछ भी कर सकती है। लेकिन उस समय ऐसा था कि ये हाइपर बोल लगता था कि ये बात कैसे बता रहे हैं, ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, इनकी बात को माना नहीं गया। लेकिन बाद में अप्रिशिएट किया गया। तो जेनेटिक्स ब्रांच भले ही विलियम बेटसन ने दे दिया, लेकिन ये क्रेडिट जाती है मेंडल को। लोगों ने इनको अप्रिशिएट करा, जैसे किसी किसी को मर जाने के बाद पुरस्कार मिलता है, तो ऐसे मेंडल तो जीते जी नहीं देख पाए, लेकिन बाद में इनको एक क्रेडिट से नवाजा गया। और पूरी दुनिया में लोग जानते हैं कि मेंडल इज़ द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। लेकिन मेंडल के समय में ब्रांच नहीं आई थी। और सोचिए, उस समय मेंडल सोच रहे थे जब माइक्रोस्कोपी में इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ था। चूँकि अगर हमें सेल लेवल पर स्टडी करनी थी, माइक्रोस्कोप के न रहने के नाते क्रोमोसोम लेवल पर, आज जीन के लेवल पर सोचना बहुत टफ था, उस समय बता रहे थे। तो माइक्रोस्कोपी का इतना डेवलपमेंट नहीं था, कम्युनिकेशन आज जैसा फास्ट नहीं था। ये बात कहते रहे, नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में जाते, इनकी बात को इग्नोर कर दिया गया। तो जब मेंडल ने ऐसा काम किया कि उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, और आज भी उनकी चर्चा होती है, उनकी तारीफ होती है, पूरी दुनिया में लोग जाने, तो क्या उन्होंने कर दिया, कैसा एक्सपेरिमेंट कर दिया, कैसा कंक्लूजन निकाला। तो उस एक्सपेरिमेंट की बात आज हम नहीं करते हैं, इसलिए कि उसको आप समझ नहीं पाएंगे। उसको समझने से पहले कुछ टर्म्स हैं, इन टर्म्स को आपको जानना है, और वही हमारा पर्पस है, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स एंड इनहेरिटेंस। तो
तो फिर से अगर कहानी ध्यान में है तो ठीक है, नहीं तो हम रिवाइज कर दें। टर्म दोनों जान लीजिए अच्छी तरीके से क्या क्या है, कि जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है। तो जेनेटिक्स क्या हो गया, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी अबाउट द इनहेरिटेंस एंड देयर रूल्स। जेनेटिक्स में हेरिडेटरी कैरेक्टर्स के बारे में, वेरिएशंस कौन हैं, जैसे हम जनरली जाते हैं आम से आम, महुआ से महुआ, जामुन से जाम, गेहूं से गेहूं, धान से धान, इंसान से इंसान, हाथी से हाथा, घोड़ी से घोड़ा, ऐसे होते हैं। जैसे पेरेंट्स है वैसे उनकी संतानें होती हैं। तो ये संतानें जो हैं कैसे वैसे ही आती हैं, जाहिर सी बात है पेरेंट्स के कैरेक्टर उनमें भी जाते हैं, और यही नहीं एकदम वैसे नहीं आती, कुछ वेरिएशंस भी होते हैं। तो जो वेरिएशंस होते हैं, जो डिफरेंसेज होते हैं, ये क्यों आते हैं, और जो कैरेक्टर्स जाते हैं क्यों जाते हैं, इससे रिलेटेड मेंडल ने एक्सपेरिमेंट पी प्लांट पर किया। तो ये जो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया, इसकी और अगर पहले जाएं, इसको लोग महसूस तो करते ही थे कि वेरिएशन जो, वेरिएशन ध्यान दीजिएगा, वैसे तो लिटरेरी मीनिंग वेरिएशन का मतलब डिफरेंस होता है, चेंजेज होते हैं, लेकिन बायोलॉजिकली वेरिएशन का मतलब है डिफरेंस एमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही स्पीसीज के मेंबर्स में जो डिफरेंस है उसे वेरिएशन कहते हैं। हम कहते हैं हाथी घोड़ा में क्या डिफरेंस है, वेरिएशन नहीं है। कुत्ते बिल्ली में क्या डिफरेंसेज है, वेरिएशन नहीं है। बायोलॉजिकली क्या है, डिफरेंट टाइप के जो कुत्ते हैं, डॉग्स की जो वैरायटी है, उनमें जो डिफरेंसेज वो वेरिएशन है। एक इंसान दूसरे इंसान से डिफरेंट है, वो वेरिएशन है। तो वेरिएशन इज द डिफरेंसेज एमंग द मेंबर ऑफ सेम स्पीसीज। तो ये वेरिएशंस कैसे आते हैं, और इस वेरिएशन को महसूस कर लिया था जो भी हो उसके पीछे जिम्मेदार, इसका अनुमान बहुत पहले लोगों ने लगा लिया था। बहुत पहले का मतलब 8000 से 1000 बीसी जान रहे हैं, जब ईसवी सन नहीं शुरू हुआ था। जैसे हम कहते हैं 1000 बीसी का मतलब आज 2021 चल रहा है, तो 1000 बीसी का मतलब जब स्टार्ट हुआ उसके पहले, यानी 2021 प्लस 1000 ईयर्स एगो, इतना पहले। तो ऐसे 8000 से 10,000 बीसी में ही ये लोगों को अनुमान था कि जो वेरिएशंस आते हैं, जो करेक्टर्स जाते हैं, उसका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई रिलेशन जरूर है। साइंस क्या है ये नहीं पता थी। और कैसे पता था, पता ऐसे था कि जैसे जानते हैं कभी कभी, आज भी कल्चर है, अब तो खैर साइंस डेवलप हो गई है, कि अगर दो गाय की वैरायटी हैं, अगर उनके पेरेंट्स का सही सिलेक्शन करें, एक देसी है एक साहिवाल है, तो जो उसकी संतानें होती हैं, जो ऑफस्प्रिंग होती है, उनकी क्वालिटी इन्हांस होके आती है। साइंस नहीं जानते लोग, लेकिन इसको फील करते थे, महसूस करते थे। तो एक तरीके से तो जेनेटिक्स का यूज पहले भी हो रहा, लेकिन जेनेटिक्स नहीं थी, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस नहीं था। तो जेनेटिक्स आप जान गए, इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, या फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग, पेरेंट्स से उनके संतानों में, या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर के जाने के प्रोसेस को इनहेरिटेंस कहते हैं। इनहेरिटेंस इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, आर ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर ऑफस्प्रिंग। ये इनहेरिटेंस हो गया। अब ये इनहेरिटेंस और वेरिएशन की स्टडी जिसमें करते हैं वो जेनेटिक्स है। जेनेटिक्स वर्ड विलियम वैटसन ने दिया 1906 में, और मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। अब हम बात ये कर रहे थे कि कुछ टर्म्स हैं, उन टर्म्स को जानना है, टर्मिनोलॉजी को जानना है। तो सबसे पहले मेंडल ने जिन वर्ड्स को यूज किया था इनहेरिटेंस को समझने के लिए, आपको ये जानना है जो टर्म्स हैं। सबसे पहले जाने, मेंडल ने पी प्लांट से रिलेटेड 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की थी। दी 7 कैरेक्टर्स आर रिटन हियर एंड यू आर कंटिन्यूअसली सीइंग दीज कैरेक्टर्स सिंस द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ दिस वीडियो। शुरू से ही आप देख रहे हैं, इसलिए हमने पहले से लिख लिया कि लिखने में भी समय जाता है तो वो ना जाए। तो 7 कैरेक्टर्स की स्टडी इन्होंने किया था। और ये जो 7 कैरेक्टर्स हैं, क्या, स्टेम की हाइट, कलर ऑफ फ्लावर, पोजीशन ऑफ फ्लावर, पार्ट शेप या शेप ऑफ पार्ट, एंड कलर ऑफ पार्ट, सीड का शेप और सीड का कलर।
तो ये 7 कैरेक्टर्स पर उन्होंने स्टडी की। कभी कभी क्वेश्चन बाद में आता है, जैसे हमने कहा कि तो पूछा जाता है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया उस प्लांट का नाम क्या था, साइंटिफिक नाम क्या था, तो पी प्लांट या पाइसम सटाइवम बताते हैं। अब दूसरी बात यह है कि वो क्यों सेलेक्ट किए, कभी कभी बात ये आती है कि पी प्लांट का सिलेक्शन क्यों किया। तो आप जानते हैं हमें करेक्टर की स्टडी करनी थी मेंडल को, कौन अगली जनरेशन जाते हैं, तो पहली बात इनको खूब करेक्टर मिल गया, 7 करेक्टर मिल गए एक ही प्लांट में, रीजन नंबर फर्स्ट। दूसरा रीजन, इस प्लांट को पूरे होल ईयर किसी भी सीजन में ग्रो किया जा सकता है, अगर इसको कमेरिकली नहीं तो लेबोरेटरी पर्पज से तो किया ही जा सकता है, जहाँ इनपुट आउटपुट का रेशियो हमें नहीं देखना है, प्लांट उग जाए। दूसरी बात, इसकी लाइफ साइकिल छोटी है, क्योंकि हमें जनरेशन टू जनरेशन स्टडी की है, जिसकी जनरेशन जल्दी आ जाएगी तो कम समय में कई जनरेशन की स्टडी कर लें। अगर कोई इंसान पर एक्सपेरिमेंट करना चाहे तो प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी, जब कोई स्टडी करना चाहे उसके दिमाग में आएगा, साइंटिफिक सोच उसकी डेवलप होगी, कम से कम कुछ उम्र तो हो जाएगी। फिर सोचा कि हम जानते हैं इसकी संतानों में ऐसा होगा तो अगली जनरेशन में क्या होगा। एक जनरेशन उसने स्टडी कर भी लिया, फिर उसकी संतानों को सोचेगा, उसकी कहीं शादी हो, फिर आएगा तब तक मर जाएगा। तो इसलिए लाइफ साइकिल छोटी होनी चाहिए। इसकी लाइफ साइकिल छोटी थी, 7 करेक्टर्स भी मिल गए और एक पूरे कई सीजन में जब चाहे तब इसको उगा सकते थे। ये सब रीजन थे जिसकी वजह से इन्होंने पी प्लांट का सिलेक्शन किया। अब बात करते हैं ये 7 करेक्टर्स कौन थे। तो ये आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, काफ़ी समय से देख रहे हैं। हाइट ऑफ द स्टेम, कलर ऑफ द फ्लावर, पोजीशन ऑफ द फ्लावर, शेप ऑफ द पार्ड एंड कलर ऑफ द पार्ड, सीड का शेप कैसा है, सीड का कलर कैसा है, या ऐसा कह सकते हैं कलर ऑफ सीड एंड शेप ऑफ सीड, शॉर्ट में कहना चाहें तो शेप एंड कलर ऑफ द सीड। अब आपके लेवल पर चाहिए, अगर 7 याद तो रहने चाहिए, नहीं याद होते हैं 2-3 जरूर जानना चाहिए, जिसमें से ये हाइट है, कलर है फ्लावर का, सब जानिए, लेकिन नहीं जानते हैं तो इस पर जरूर फोकस करना है। ये 4 भूलना पाप है, अपराध है, और ये अपराध अगर आप कर चुके हैं तो आपको हक नहीं है आप जेनेटिक्स और इनहेरिटेंस पढ़ें। 7 आपको जानना है। सुविधा बता देते हैं कैसे दिमाग में आपके 7 याद होगा। 7 कह वाले रहे हैं, 7 करेक्टर्स हैं, लेकिन इजीली इनको डिवाइड कैसे कर सकते हैं, एक कैटेगरी में रखते हैं हाइट ऑफ द स्टेम, और दूसरी कैटेगरी में रखते हैं फ्लावर के करेक्टर, और तीसरे में रखते हैं पार्ड, और चौथे में रखते हैं सीड। तो क्या हो गया, सीड, पार्ड और फ्लावर। तो स्टडी किसकी की गई। अब 7 कैसे याद होगा, 3 चीज ध्यान दीजिए, फ्लावर, पार्ड, सीड। ये पार्ड माने फली है, जो मटर से लाते हैं मार्केट से, सब्जी मंडी से, उसी को पार्ड कह रहे हैं बायोलॉजिकली, साइंस में पार्ड कह रहे हैं। पार्ड माने वही फली। ध्यान दीजिएगा, अगर गल्ला मंडी में जाएंगे मटर लेने तो मटर का दाना दे देगा, और अगर सब्जी मंडी में जाते हैं तो मटर की फली लाते हैं, उसी फली को कह रहे हैं पार्ड। तो फ्लावर, पार्ड, सीड। 7 कैसे होगा, हाइट ऑफ द स्टेम आपने पहले जाना, स्टेम की हाइट, और 3, तीनों में 2-2, तीनों में 2-2, सीड में 2, पार्ड में 2, फ्लावर में 2, 7 हो जाएंगे ना। 3 पहले जानिए, फ्लावर, पार्ड, सीड। फूल है, फली है, बीज है, फूल, फली, बीज, सब में 2-2 करेक्टर। तो 2 का मतलब क्या हो गया, 3 2 जा 6, और एक हाइट ऑफ द स्टेम 7 हो गया। अब आइए इसको और सरल कैसे करते हैं। देखिए, जैसे हम इन दोनों को एक साथ लेते हैं, अब सीड एंड पार्ड। तो सीड एंड पार्ड चेंज करना है, और ये चीजें सेम हैं। यहां पर हमने किसकी बात किया, शेप, यहां भी शेप, यहां कलर, यहां भी कलर, यानी सीड और पार्ड के 4 करेक्टर केवल हो गए। 2 पार्ड से रिलेटेड, 2 सीड से रिलेटेड, लेकिन दोनों हैं क्या, शेप एंड कलर। शेप एंड कलर दिमाग में बैठाते हैं, 4 आ गया, शेप एंड कलर। शेप में 2, कलर में 2। शेप माने क्या, शेप ऑफ पार्ड, शेप ऑफ सीड। कलर में 2, कलर ऑफ पार्ड, कलर ऑफ सीड। तो आप ऐसे कह सकते हैं, जब पार्ड का नाम आएगा तो पार्ड में 2 क्या याद करेंगे, शेप एंड कलर। सीड की बात करें, क्या करेंगे, शेप एंड कलर। अब 2 का हो गया। फ्लावर पर आते हैं, फ्लावर में क्या है,
कलर ऑफ द फ्लावर एंड पोजीशन। कलर तो जान ही जाएंगे देख करके, पोजीशन की बात करते हैं। सपोज ये कोई प्लांट हो गया, यहाँ से लीफ निकली है, तो लीफ स्टेम पर जहाँ से निकलती है यहाँ एक एंगल जो बनता है इसी को कहते हैं एक्साइल। और अगर यहाँ कोई फ्लावर निकलता है तो इसे कहते हैं एक्जिलरी फ्लावर। तो फ्लावर की पोजीशन दो जगह ही होगी, या तो कहाँ होगा, एक्साइल में होगा, लीफ और स्टेम के बीच से निकलेगा, और या तो यहाँ टिप पर हो जाएगा। अगर टिप पर फ्लावर होता है ऐसे फ्लावर को कहते हैं टर्मिनल, और अगर यहाँ से निकलता है इसे कहते हैं, ये फ्लावर की पोजीशन क्या, एक्साइल। यानी पोजीशन के बेस पर फ्लावर दो टाइप के होंगे, एक तो एक्साइल फ्लावर और दूसरा हो गया टर्मिनल। ठीक, चलिए अब इसके बाद हमें चर्चा ये करनी है कि ये क्यों बता रहे हैं हम। चलिए अब यहाँ पर आ जाइए। मेंडल ने इन 7 कैरेक्टर्स की स्टडी की, और 7 कैरेक्टर्स में भी उन्होंने सब कैरेक्टर ढूंढा। हाइट ऑफ द स्टेम एक कैरेक्टर हो गया, इसके दो सब कैरेक्टर क्या हो गए, टाल एंड ड्वार्फ। इनको हम कंट्रास्टिंग ट्रेट्स भी कहते हैं। कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या अपोजिट कैरेक्टर्स। अपोजिट कैरेक्टर्स क्या हैं कि हाइट के रिगार्डिंग अगर हम फीचर बताना चाहेंगे, सब कैरेक्टर बताना चाहें तो क्या होगा, जब हाइट पर ध्यान देंगे तो प्लांट या तो टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। तो यही टाल और ड्वार्फ दोनों नहीं होगा। एक प्लांट को बताएंगे तो कहेंगे या तो टाल है या तो ड्वार्फ है, क्योंकि ऐसे कैरेक्टर हैं जो एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। एक ही प्लांट होगा उसको हम या तो कहेंगे टाल है तो कहेंगे ड्वार्फ है। ऐसे ये 7 पेयर ऑफ ट्रेट्स हैं जिन्हें कंट्रास्टिंग पेयर कहते हैं, और ये कंट्रास्टिंग पेयर को अपोजिट कैरेक्टर्स भी कहते हैं। बिकॉज बोथ आउट ऑफ ऑल दीज, कोई पेयर अगर आप ले लेंगे इनमें से एक साथ एग्जिस्टेंस नहीं होगी, कोई एक ही रहेगा। टाल और ड्वार्फ की जब बात करेंगे, हाइट की बात करेंगे, या तो प्लांट टाल होगा या तो ड्वार्फ होगा। जब कलर ऑफ फ्लावर की बात करेंगे या तो वायलेट होगा या तो वाइट होगा। ऐसे पोजीशन की बात करेंगे या तो एक्साइल होगा या तो टर्मिनल होगा। एक्साइल होगा या टर्मिनल होगा। जब पार्ट के शेप की बात करेंगे तो या तो ये इन्फ्लेटेड होगी, जिसको फुल भी कहते हैं, इन्फ्लेटेड आर फुल। फुल माने फूली हुई। एक आप मटर मार्केट से देखते हैं तो कुछ तो फूली हुई रहती है, इसमें दाने रहते हैं, एक पिचकी हुई रहती है, उसी को कहते हैं कॉन्स्ट्रिक्टेड। तो फली कैसी होगी, दोनों कैरेक्टर नहीं होगा, या तो इन्फ्लेम्ड होगी या तो कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। ऐसे ही कलर जब ध्यान देंगे पार्ट का, फली किस कलर की होगी, या तो ग्रीन कलर की होगी या तो येलो कलर की होगी। ऐसे सीड के शेप की बात करेंगे, या तो वो राउंड होगा या तो रिंकल्ड, ऐसे कुछ पिचकी हुई मटर कहते हैं, तो ये या तो राउंड होगा या तो रिंकल्ड होगा। ऐसे कलर की बात करेंगे तो या तो येलो होगा या तो ग्रीन होगा। चलिए अब ये बातें आ गई। अब टर्म में कुछ और जानना, आपने जाना कैरेक्टर्स कौन है जिस पर मेंडल ने स्टडी की थी, और कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या हैं। तो देयर आर 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर। 1 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज रिलेटेड टू द 1 मेन कैरेक्टर। 7 इधर मेन कैरेक्टर हैं जिस पर मेंडल ने स्टडी किया था, और 7 के एक एक कंट्रास्टिंग ट्रेट के पेयर हैं। तो 7 अपोजिट पेयर्स हैं। चलिए कुछ टर्म की बात करते हैं। एक है एलील आर एलीलोमार्फ। ये पहले जानिए, कई बार आया है टर्म एलील आर एलीलोमार्फ। एक जीन के जितने भी ऑप्शन पॉसिबल हैं, पॉसिबल जीन्स फॉर 1 कैरेक्टर, फॉर 1 जीन आर कॉल्ड एलील आर एलीलोमार्फ। सपोज हम कहते हैं कि हाइट क्या होगी प्लांट की, हाइट को डिसाइड करने वाला आज के समय में हम जीन कर लेते हैं, लेकिन आपको बताएं मेंडल के समय में जीन डिस्कवर नहीं हुआ था, लेकिन मेंडल ये जान गए थे कोई चीज़ तो है जो कैरेक्टर्स को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ले जाती है। वो इसके लिए वर्ड यूज किया करते थे फैक्टर, यानी मेंडल का फैक्टर ही आज का जीन है। तो मेंडल इतना दिमागदार थे, जान गए थे कि जो कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ले जाने वाली वाला है वो कुछ तो है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा था। आज पता लगा भाई सही बात है, वो जीन है, जीन ले जाता है। तो जीन डिस्कवर नहीं हुआ था तो उन्होंने फैक्टर कहा था, कोई फैक्टर तो है, वही मेंडल का फैक्टर ही आज का जीन है। तो हम ये कह रहे हैं
कि ये जो कलर या सातों में से कोई करेक्टर क्रिएट करने वाले एक की बात करें तो हाइट से रिलेटेड जो भी जितने जीन पॉसिबल होंगे वही क्या हैं, हाइट के लिए एलील्स हैं या एलिलोमार्फ। मार्फ मीन्स फार्म, एलील मीन्स एलील। एलील को एक तरीके से जीन समझ सकते हैं लेकिन हर जगह यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑप्शनल कह रहे हैं। या कह लीजिए कि जीनोटाइप सुने हैं कि कुल मिला के कि अगर किसी का जीनोम देखें, जीनोम का मतलब टोटल जीन जान जाएं, तो वही जो टोटल जीन्स होता है, जीनोम जो होता है वही एलील को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन अब टोटल तो जीन हो गए, लेकिन एक करेक्टर से रिलेटेड जितने जीन्स होते हैं वो उसके एलिलोमार्फ कहलाते हैं। सपोज आगे हम कहेंगे भी, सपोज हाइट के लिए हम जीन यूज करते हैं। जो प्लांट को टाल बनाना चाहता है उस जीन को एक सिंबॉलिकली हम कैपिटल टी कह दिए। ऐसे जो ड्वार्फ बनाना चाहता है वो स्मॉल टी हो गया। तो ये कैपिटल टी एंड स्मॉल टी आर द एलील फॉर हाइट। तो ऐसे ही अगर हम फ्लावर के कलर की बात करें तो कलर क्रिएट करने वाले जितने भी जीन होंगे पी प्लांट में सबको कहेंगे फ्लावर के कलर के लिए एलील्स हैं। खैर मेंडल ने जो स्टडी की उनके अकॉर्डिंग सब में केवल दो एलील ही हैं हर करेक्टर से, यानी कुल मिला के 7 पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स या 7 पेयर ऑफ एलील की स्टडी इन्होंने किया। तो एलील और एलिलोमार्फ आपने जान लिया। ऐसे एक टर्म और, एक तो बाई साइड आ ही गया, फैक्टर कहा जाएगा, फैक्टर मुझे नहीं समझेंगे। एलिलोमार्फ के बाद एक और टर्म आता है प्योर एंड हाइब्रिड। प्योर एंड हाइब्रिड, तो प्योर एंड हाइब्रिड के लिए क्या जाना है, मेंडल ने ये बताया अगर कोई करेक्टर क्रिएट करने वाला किसी भी प्लांट को किसी करेक्टर के रिगार्डिंग अगर हम देखें तो ये देखते हैं उसमें एलील कैसे हैं। सपोज हाइट की बात कर रहे हैं, हाइट की बात अगर करें तो इसके लिए हर प्लांट में 2 जीन रहेगा ही, इसके 2 एलील रहेंगे क्योंकि हाइट से रिलेटेड 2 अभी हमने कह दिया कैपिटल टी और स्मॉल टी है, और भी होते तो और रहते लेकिन यहाँ 2 का है। तो ये हाइट से रिलेटेड जो एलील हैं अगर वो सेम टाइप के हैं, सेम टाइप का मतलब मान लीजिए दोनों कैपिटल टी हैं या दोनों स्मॉल टी हो जाएं। अगर किसी करेक्टर से रिलेटेड जितने एलील हैं, जितने का मतलब मेंडल 2 की बात करते हैं, 2 की बात करना, अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो प्लांट क्या होगा, प्योर होगा। अगर दोनों सेम हैं तो प्योर कहेंगे। अगर दोनों एलील अलग अलग करेक्टर क्रिएट करने वाले होंगे, अपोजिट ट्रेट वाले होंगे, कंट्रास्टिंग ट्रेट वाले होंगे, तब इसे कहेंगे हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी। तो प्योर और हाइब्रिड को समझिए। प्योर कब कहेंगे, अगर किसी करेक्टर के रिगार्डिंग हमें प्लांट की प्योरिटी बतानी है तो हमें देखना है उससे रिलेटेड जो पॉसिबल एलील्स हैं वो दोनों हैं या एक है। अगर दोनों सेम होंगे, कैपिटल टी है प्योर, स्मॉल टी प्योर, एक कैपिटल टी एक स्मॉल टी है, तो ये हो जाएगा हाइब्रिड। ऐसे अगर हम कलर को लेकर के करें, मान लीजिए इसकी बात करते हैं, येलो और ग्रीन कलर है, तो अगर येलो कलर क्रिएट करने वाला भी जीन है सेम प्लांट में और ग्रीन कलर क्रिएट करने वाला भी है, यानी 2 जीन हो गए, सेम नहीं है। मान लीजिए येलो वालों को हम दिखा दें कैपिटल वाई से, ग्रीन वाले को स्मॉल वाई से, जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी यहाँ दिखाया। तो हर प्लांट में कम से कम 2 जीन रहेंगे। क्यों रहेंगे, पेरेंट्स से आएंगे, एक मेल गैमेट के थ्रू एक फीमेल गैमेट के थ्रू, तो रहना ही रहना है। तो अब दोनों क्या हो सकता है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई में से 2 रहेंगे। तो 2 क्या रहेंगे, या तो दोनों कैपिटल वाई रहेंगे, या दोनों स्मॉल वाई रहेंगे, या तो एक यहाँ से एक कैपिटल वाई एक स्मॉल वाई। 3 ही ऑप्शन पॉसिबल है। तो स्मॉल टी को हमने कहा था कि ये प्योर है, तो ऐसे ये भी क्या है, प्योर। और कैपिटल वाई ऐसे देखें तो ये भी क्या, प्योर। और ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो क्या हो गया, हाइब्रिड। तो एक दूसरा आपने टर्म जाना कि ये प्योर और हाइब्रिड का फंडामेंटल क्या है। और तीसरी चीज़
करेक्टर्स को एक और टर्म देंगे, डोमिनेंट एंड रिसेसिव। ये टर्म्स हमेशा दिमाग में बनाए रखिएगा क्योंकि कई बार यूज आएंगे। डोमिनेंट और रिसेसिव क्या है? जब अपोजिट करेक्टर वाले प्योर प्लांट में क्रॉस कराते हैं, ध्यान देना है, किस में क्रॉस कराना है? अपोजिट करेक्टर वाले प्योर प्लांट में। अपोजिट करेक्टर्स कौन है? ये 7 टाइम लिखे गए हैं, ये 7 पेयर्स ऑफ अपोजिट करेक्टर है। कोई पेयर ले लीजिए, यानी एक टाल हो एक ड्वार्फ को क्रॉस कराना है, एक वायलेट एक व्हाइट है क्रॉस कराना है, एक एक्साइल एक टर्मिनल है, इसमें क्रॉस कराया जाएगा, इन्फ्लेटेड और कॉन्स्ट्रिक्टेड में कराया जाए, ग्रीन और येलो में कराया जाए, राउंड और रिंकल्ड में कराया जाए। तो यही हम कह रहे हैं, ये क्या है? अपोजिट करेक्टर वाले प्लांट में क्रॉस कराना है, बट दे शुड प्योर, वो प्योर होने चाहिए। अगर अपोजिट करेक्टर वाला हो और प्योर हो, जैसे एक प्योर टाल है एक प्योर ड्वार्फ है, इसमें क्रॉस कराते हैं, तो ये करें होगा क्या? नेक्स्ट जनरेशन में एक ही करेक्टर आता है। ये मेंडल ने एक्सपेरिमेंट करके देख लिया, आप भी देखेंगे जब हम रूल की बात करेंगे। तो जो जनरेशन में दिखता है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं दिखता उसे कहते हैं रिसेसिव। चलिए दूसरे एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एक प्लांट में वायलेट कलर का फ्लावर है, एक में वाइट कलर का फ्लावर है, तो क्रॉस कराएंगे अगर ये दोनों प्योर हों तो। अगर क्रॉस कराएंगे तो जो नेक्स्ट जनरेशन आएगी उसमें एक ही कलर आएगा मेंडल के अकॉर्डिंग। और अलग अलग प्लांट में आप टेस्ट करके जानिएगा, लेकिन पी प्लांट में आपको नहीं जानना। ये तो बेचारे मेंडल करते करते मर गए, उन्होंने बता दिया है, बता के चले गए, उन्हीं की बात आप मानेंगे और करके देखेंगे पाएंगे, लेकिन दूसरे प्लांट के लिए नहीं। पी प्लांट के लिए क्या है? अगर एक में वायलेट कलर हो फ्लावर का, एक में वाइट हो, वाइट कलर वाला भी प्योर हो, वायलेट कलर वाला भी प्योर हो, दोनों में क्रॉस कराया जाएगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में केवल वायलेट कलर वाले ही प्लांट बनते हैं। क्यों? एक ही करेक्टर अगली जनरेशन में जाता है, एक नहीं जाता है। जो जाता है उसे कहते हैं डोमिनेंट, और जो नहीं जाता है उसे कहते हैं रिसेसिव। अब आज से आपको याद कर लेना है क्या? यहाँ जो हमने लिखा है, आपकी बुक में भी टेबल बना है, तो लेफ्ट साइड में जो है वो सब डोमिनेंट है। लेफ्ट साइड में सभी डोमिनेंट हैं। जैसे स्टेम की हाइट के लिए टाल डोमिनेंट है, ड्वार्फ रिसेसिव है। फ्लावर के कलर के लिए वायलेट डोमिनेंट है, व्हाइट रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन के लिए एक्साइल डोमिनेंट है, टर्मिनल रिसेसिव है। और पार्ट के शेप के लिए इन्फ्लेटेड डोमिनेंट है, कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव है। तो डोमिनेंट और रिसेसिव आप जान गए। इसका यूज क्या होगा? अपोजिट करेक्टर वाले प्योर प्लांट में क्रॉस कराने पर नेक्स्ट जनरेशन में एक ही करेक्टर आता है, जो आता है उसे कहते हैं डोमिनेंट, जो नहीं आता उसे रिसेसिव कहते हैं। ये क्यों आता है क्यों नहीं आता, इसकी चर्चा रूल्स में करेंगे। एक और टर्म आता है होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये कहने का तरीका केवल बदल गया है। अगर सेम गैमीट जो आपस में मिलते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से कोई प्लांट बनेगा तो गैमीट रहेंगे ही, गैमीट मिलेंगे, फर्टिलाइजेशन होगा। तो दो गैमीट हैं किसी करेक्टर से रिलेटेड, उसमें एलेलिक फार्म को देखते हैं। अगर दोनों सेम टाइप के हैं तो उसे कहते हैं होमोजाइगस, अगर डिफरेंट टाइप का है हेटेरोजाइगस। बात वही है जैसे हमने कहा कैपिटल टी है होमोजाइगस, स्मॉल टी है होमोजाइगस, कैपिटल वाई है होमोजाइगस, स्मॉल वाई है होमोजाइगस, कैपिटल वाई स्मॉल वाई है तो हेटेरोजाइगस, कैपिटल टी स्मॉल टी है तो हेटेरोजाइगस। ये कहने का भाव अलग है, अलग तरीके से बताया जाता है, लेकिन अगर होमोजाइगस होगा तो ये प्योर होगा, जानते रहें। अगर ये हेटेरोजाइगस होगा तो ये हाइब्रिड होगा, ये आपको जानते रहना है। चलिए अब एक दूसरी बात आती है, टर्म एक और, मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस। मोनोहाइब्रिड एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है? देखिए क्रॉस का मतलब आप समझ लीजिए फर्टिलाइजेशन कराना। मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं, फर्टिलाइजेशन होता है। हम मेंडल ने जितने भी एक्सपेरिमेंट किया, कैसे किया? केवल क्रॉस कराते, इस प्लांट का उस प्लांट से, उस प्लांट का उस प्लांट से, उस प्लांट का, केवल करेक्टर इस प्लांट में, करेक्टर इस प्लांट में, दोनों का क्रॉस। प्लांट 2 सेलेक्ट कीजिए,
उनके करेक्टर्स को देख करके, जिस करेक्टर की स्टडी करनी थी अगली जनरेशन में क्या होगा, तो डिजायर्ड करेक्टर वाले प्लांट का सिलेक्शन करना, उनमें क्रॉस करा देना, एक का मेल गैमेट ले लेना, एक का फीमेल गैमेट। यही करते थे। मेंडल ने सारा अपना एक्सपेरिमेंट ही क्रॉस पर किया है और उसका जो रिजल्ट आया वही देखना था। तो मोनोहाइब्रिड कब कहते हैं? क्रॉस का पैटर्न वही रहेगा। अगर एक करेक्टर या एक अपोजिट पेयर ऑफ करेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस कराया जाता है, उसी कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ये मेंडल ने टर्म यूज किया है और आगे बताएंगे। मेंडल का सारा एक्सपेरिमेंट यही है, ये है, कुछ नहीं, केवल दो काम किया, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया या डाईहाइब्रिड। जो रूल आएगा, जो एक्सपेरिमेंट है, आगे जब हम बात करेंगे मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट की, दो ही एक्सपेरिमेंट है, एक तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाईहाइब्रिड क्रॉस, दो एक्सपेरिमेंट, बस दो एक्सपेरिमेंट। क्या? एक तो ये जानना चाहते थे अगली जनरेशन में कौन सा करेक्टर आएगा जब ये करेंगे मोनोहाइब्रिड क्रॉस, अगली जनरेशन में क्या दिखेगा जब हम ये करेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो एक पेयर अपोजिट करेक्टर की स्टडी के लिए क्रॉस कराएंगे तो उसे मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। जैसे अगर जानना यह है टाल और ड्वार्फ में क्रॉस कराएंगे तो अगली जनरेशन में क्या होगा, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। वायलेट एक में है, एक में व्हाइट, अगली जनरेशन में क्या होगा, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। अगर कहते हैं एक में राउंड सीड है, एक में रिंकल सीड है, क्रॉस कराएंगे तो क्या होगा, क्रॉस माने वही मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जब एक साथ दो पेयर अपोजिट करेक्टर की बात करते हैं तो कोई दो ले लीजिए। मेंडल ने एक बार ये भी जानना चाहा, जब इस पर एक्सपेरिमेंट कर लिया, इस टाइप का बहुत सा एक्सपेरिमेंट, तो ये जानने का प्रयास किया कि क्या होगा अगर हम एक प्लांट टाल है, उसमें फ्लावर का कलर कुछ है, वायलेट है, वाइट है, दूसरा ड्वार्फ है या टाल है, उसमें फ्लावर का कलर कुछ है, तो ऐसी हाइट वाले का कौन सा कलर होगा, ये जानने के लिए एक्सपेरिमेंट करते थे। उसमें सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है कि सीड को आप नहीं भूलना है। सीड में दोनों की स्टडी आसान होती है, एक तो शेप और एक कलर। ये एग्जाम्पल दिया जाता है, लेकिन भैया जरूरी नहीं है, कोई भी दो ले सकते हैं, लेकिन आगे जो आपको पढ़ना ये जानना है। उन्होंने देखा सीड और कलर को एक साथ स्टडी करना चाहा। एक साथ करने का मतलब क्या कि जैसे एक सीड येलो कलर का है, वो राउंड है, दूसरा प्लांट सेलेक्ट किया जिसमें रिंकल्ड है, वो ग्रीन कलर है, तो अगली जनरेशन में क्या होगा, तो ये जो क्रॉस होगा उसे कहेंगे डाईहाइब्रिड क्रॉस। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, उम्मीद करते हैं आप जान गए होंगे। लास्ट में कई बार हम संकोच में कह नहीं पाए, लेकिन अब जान लीजिए एक टर्म रह गया है। जब हम बार बार कहते हैं क्रॉस कराया गया, अगली जनरेशन, पिछली जनरेशन कहते रहते हैं ना, तो उसके लिए एक टर्म होता है जहाँ से क्रॉस शुरू करते हैं, पी जनरेशन, पी फॉर पैरेंट। पी जनरेशन मीन्स पैरेंट जनरेशन। और जब दो जिन प्लांट में क्रॉस कराया जाता है वो पी जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप चलिए जानते हैं कैपिटल टी क्लास बाई स्मॉल टी कर दिया, तो ये पी जनरेशन हो गई। अब इसका जो रिजल्ट आया, कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, जो जानते हैं ठीक है, नहीं तो फिर इसकी बात करेंगे, तो कोई बात परेशान ना होइएगा। इसी कहते हैं F1, एफ फॉर फिलियल जनरेशन। क्या कहेंगे, फिलियल जनरेशन, यानी जनरेशन ऑफ ऑफस्प्रिंग, संतानीय पीढ़ी। अब इससे जो संतानें आएंगी इनमें क्रॉस कराएंगे, सेल्फिंग कराएंगे, उसे कहेंगे F2 जनरेशन। तो F2 मीन्स सेकंड फिलियल जनरेशन, F1 मीन्स फर्स्ट फिलियल जनरेशन। तो ये टर्म आते हैं, P फॉर पैरेंट जनरेशन, F1 माने फर्स्ट फिलियल जनरेशन। कुछ लोग F माने ही फर्स्ट कहते हैं, F माने फर्स्ट नहीं, F माने फिलियल, 1 माने फर्स्ट, 2 माने सेकंड। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड जेनेटिक्स। आगे हम मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट और उसके कंक्लूजन की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।